जी। तो लास्ट टाइम हमने बेसिकली CSS का सिंटैक्स पढ़ा, राइट? क्या हुआ, सीट्स नहीं है? आप न्यू स्टूडेंट्स हैं? यहाँ से सीट ले जाएं, अगर ले जा सकते हैं तो। एक तो ये ले जाएं, हल्की वाली है। हाँ इधर उसको घुमा के बैठ जाएं। ये ले जाएं, ये हल्की है, ये हल्की है, उठाने में आसानी होगी। ठीक है। तो हमने जो पिछली बार पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि हम CSS को कनेक्ट कैसे करते हैं और उसको हम लिखते कैसे हैं। ठीक है। तो उसमें सबसे पहला टैग कोई हमें मिला था, तो वो ये नज़र आ रहा है, ये लाइट्स। वो लाइट्स उनको बोले, उनको बोले लाइट्स बंद करें जल्दी। बिलाल भाई है ना? सही है। तो सबको CSS का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि CSS करता क्या है। ठीक है। लास्ट टाइम हमने स्टाइल शीट, लास्ट टाइम हमने बेसिकली एक कलर लगा के देखा था, तो जिससे हमें ये पता लगा था कि हमने CSS लगा लिया। ठीक है। आज हम, बेहतर है, आज हम बस ये देखेंगे कि ये पीछे जाए, इधर इधर ये बटन्स हैं, एक बच्चा कोई जाए और वो कोई भी एक पीछे वाली कोई लाइट चला दे। क्या स्लाइड्स तो नहीं है, लेकिन ये पक्का अब सही है। चलो ठीक है। स्लाइड्स उसकी एक पूरा चीट शीट है, मैं वो दे देता हूँ, उसमें सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई होती हैं। ठीक है। तो आज हम बेसिकली क्या करेंगे, CSS का थोड़ी और प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखें अब CSS का काम कैसा है कि हम यही करेंगे कि रोज़ एक क्लास उसमें बस कोई नई प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। CSS ऐसे ही चलती रहेगी क्योंकि CSS प्रैक्टिस बेस्ड है। ठीक है। HTML में आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ता था कि ये टैग कहाँ है, वो टैग कहाँ है। CSS प्योर किस पे लगेगी, बस आपकी HTML पे, तो उसकी बस आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ठीक है। ये CSS का सिंटैक्स है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, सबको याद है? इसको क्या कहते थे? H1 है क्या ये? वो HTML है ना, इसको CSS में इसको क्या कहते हैं? सिलेक्टर कहते हैं। सिलेक्टर, प्रॉपर्टी नहीं, सिलेक्टर क्या कहते हैं? आप सब ने इसका सिंटैक्स लिखा था अपनी कॉपी में, उस सिंटैक्स में मैंने ये चीज लिखी है कि ये क्या है, सिलेक्टर है। इसका काम क्या होता है कि हमें जिस HTML एलिमेंट को बदलना है उसका रेफरेंस देना, मतलब CSS को बताना कि आपने ये काम किस टैग पे करना है। सही है, बहुत सिंपल है। अब जो मैंने आखिरी बार ये दो आपको सिलेक्टर पढ़ा है, एक H1 और एक बॉडी, बेसिकली ये है क्या, ये HTML के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट के टैग है ना, HTML के टैग्स हैं। तो H1 भी HTML का टैग है और बॉडी भी HTML का टैग है। तो ये बेसिकली टैग सिलेक्टर है, ये टाइप है सिलेक्टर की, इसको बोलते क्या है, टैग सिलेक्टर, जिसमें आपको जिस जगह पे जो चीज़ करनी होती है आप उसका टैग लगा देते हैं। समझ आई? जैसे H1, H2, सही है, इनपुट, डिव, जो भी टेबल, H1, OTD, TR, जिस भी टैग को आपको बस CSS से हिट करना है, आपने उसका यहाँ पर नाम लिख देना है। सबसे आसान यही है और सबसे तेज भी यही है, लेकिन इसमें एक मसला है। अब मैंने कहा है कि H1 को क्या करो, रेड, और ज़रा हम देखते हैं कि H1 है कहाँ, ये रहा H1। लेकिन मसला कब होगा अब मेरे पास क्या है, दो H1 है, ठीक है। अब मेरे पास दो H1 हो गया, मसला क्या होगा, जब ये चलेगा तो ये दोनों को क्या कर देगा, ये दोनों को रेड कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों मुझे रेड नहीं चाहिए, अजान हो जाए।
जी, तो हम इन टैग्स को उठा रहे थे और इनका सिंपल कलर बदल रहे थे। ये नॉर्मल अगर आप लिखेंगे तो ये ब्लैक कलर का आता है, और मैंने इनका कलर हटा के क्या कर दिया, रेड। सही है, रेड किया मैं। अब मैंने कहा कि यार सिलेक्टर लगाते हैं हम इसका नाम। सही है। अब मसला क्या हुआ कि जब मैंने सिलेक्टर इसका नाम लगाया तो जब मैंने दूसरा H1 लिखा तो उसका भी कलर रेड हो गया, क्योंकि ये भी H1 है और ये भी H1 है। तो अब ये एक मसला है। अब हम ये, मैं नहीं चाहता कि ये ग्रीन हो और ये रेड हो, लेकिन हो दोनों रेड रहे। ठीक है, तो उसमें ये वाले टैग्स मैंने आपको पढ़ाए थे, स्पैन और डिव। सही है, स्पैन और डिव। ये स्पैन और डिव क्या करते हैं, मैंने उस वक्त भी बताया था कि जस्ट एक कंटेनर टैग है और ये हमेशा दूसरे टैग्स के ऊपर आते हैं। समझ गए, एक स्पैन बोला था और एक डिव। मैंने स्पैन का आपको फर्क बताया था कि स्पैन इनलाइन है और डिव ब्लॉक एलिमेंट है। इनलाइन क्या होता है कि भाई ये लाइन दूसरी नहीं आता, ये जहां पर लगा हुआ है बस वहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आप वहां लगाओगे जहां आप सेटिंग नहीं बिगाड़ना चाहते। आप कहते हो यार इस जगह की सेटिंग ना बिगड़े, लेकिन कोई मेरे पास एक टैग आ जाए जिसको मैं पकड़ के इस पे कोई स्टाइल लगा दूं, तो उस केस में हम लोग इस पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने किया ये कि मैंने इसको H1 को तो रेड दिया है, लेकिन फिर मैंने इस पेन को क्या दे दिया, मैंने इस पेन को दे दिया है ग्रीन। जब मैंने इस पेन को ग्रीन दिया तो हालांकि ये है हेडिंग, अब देखिए दोनों का साइज एक जितना है, दोनों हेडिंग ही है, लेकिन उसने इसका कलर क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। अब समझने वाली बात यह है कि आपका सवाल हो सकता है कि सर H1 पे तो लगा हुआ है, अब ये H1 भी है, तो फिर स्पैन इससे ताकतवर कैसे हो गया कि स्पैन ने इसका कलर बदल डाला, हालांकि ऊपर लिखा हुआ है कि H1 का कलर रेड रखो। तो इसका जवाब ये है कि जब सिलेक्टर की किस्म ए को, सिलेक्टर की किस्म ए को, मतलब ये बॉडी है और ये स्पैन है, तो ये हम कौन सा सिलेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, टैग सिलेक्टर, टैग नेम सिलेक्टर मैंने लिखवाया भी था लास्ट टाइम, राइट। तो ये टैग नेम सिलेक्टर है, स्पैन बॉडी H1, जो हमारा एलिमेंट का HTML का टैग है, हमने सिंपल यहाँ पे उसका नाम लिखा है। अब जब ये एक जैसे हो तो वो ये देखता है कि ऊपर से नीचे पढ़ता है वो, जब उसने ऊपर पढ़ा कि दोनों H1 का कलर क्या कर देना है, रेड, तो उसने कर दिया। वो हमें दिखा नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि वो बहुत तेज काम करता है। उसने पहले क्या किया कि वो दोनों का कलर रेड किया, उसके बाद वो जब पढ़ते आया कि उसने बोला कि भाई बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो क्या कर देना है, ब्लू। उसके बाद जब वो इधर पहुंचा तो उसको पता लगा कि भाई इस पेन का कलर क्या करना है, ग्रीन। तो उसने पीछे वाली सेटिंग के ऊपर एक और सेटिंग बिठा दी। ठीक है, लेकिन इसमें मसला है, ये हर वक्त नहीं होगा। जब ये सिलेक्टर का किस्म चेंज होगा ना, वो आप पढ़ेंगे कि कौन कौन से और सिलेक्टर है, जब सिलेक्टर की किस्म बदलती है तो ये चीज़ पलट भी जाती है। हो सकता है कि भले आपने एक चीज़ ऊपर लिखी हो और नीचे उसको कुछ और बताया हो, लेकिन वो नीचे वाली चीज़ को अहमियत नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे अहमियत का किरदार है कि सिलेक्टर अलग अलग किस्म के हैं, उनकी क्या क्या अहमियत है। अगर आपने कोई ऐसा सिलेक्टर लगाया है जिसकी वैल्यू कम है, सही है, जो ज़्यादा ताकत नहीं रखता, तो वो हमेशा ऊपर वाला ही गालिब रहेगा, वही लगा रहेगा, नीचे वाला नहीं आएगा। वो हम देखेंगे जब हमारे सिलेक्टर और आगे बढ़ेंगे। अगर H1 को नीचे डाल देंगे तो H1 अप्लाई होगा, फिर H1 अप्लाई होगा, क्योंकि वो दोनों की टाइप सेम है। ठीक है, अब एक बात हम देखते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। तो ये तो थी हमारी क्या, हाँ वही सवाल था कि वो H1 का ही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एक और देखते हैं, इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। आपके पास कंप्यूटर्स भी आएंगे तो आप डिफरेंट तरह के टैग सिलेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हम दोबारा वापस आएंगे, ये कलर वलर ये जो प्रॉपर्टी है ना, इस पर हम दोबारा वापस आएंगे। अभी आप कौन सी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, सिलेक्टर। पहले आपकी ये पहचान हो जाए कि हम HTML को टारगेट किस तरीके से कर सकते हैं। सही है, आपको ये आ जाए कि भाई मुझे ये चीज़ बदलनी है, कैसे बदलूँ, आपको ये बात समझ आ जाए, फिर बाद में जो अंदर बदलाव होगा वो तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है,
H1, लेकिन हर जगह ये वाला तरीका काम नहीं करता, ये वाला। अब H1 का जो HTML का कोड है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब जब आप वेबसाइट लिखने जाते हो तो आपको एक एक चीज़ के ऊपर 100 लाइनों का HTML लिखना पड़ता है। अब जब इतना ज़्यादा कोड है तो मैं हर बार जाके तो स्पैन ही लगा रहा हूँ, लेकिन स्पैन में भी एक और मसला है कि भाई अगर ठीक है एक ही पेज में 10 स्पैन हुए, फिर आपने कलर ग्रीन किया, वो तो सारे स्पैन का कलर ग्रीन कर देगा, तो अब ये एक और मसला। मतलब हम लोग HTML का जो टैग है, ये जो टैग सिलेक्टर है, इसको ज़्यादा कंफर्टेबली इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी इस्तेमाल होता है लेकिन हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अगर H1 को कोई चीज़ लगा देंगे तो वो पूरे पेज पे लगा देगा, अगर हम कोई स्पैन पे कोई चीज़ लगा देंगे वो पूरे पेज को लगा देगा। तो इसके ऊपर हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो एक सिलेक्टर का दूसरी इकसाम है, उसको हम कहते हैं ID सिलेक्टर। ये अपने पास लिख लें। ये सिलेक्टर की टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग। पहली हमने पढ़ी टाइप टैग सिलेक्टर, दूसरी हम पढ़ रहे हैं ID सिलेक्टर। ठीक है, ID सिलेक्टर देखते हैं क्या चीज़ है। अभी काम करते हैं, इसको मिटा दें, बल्कि ये रहने दो। ये हमारी जी हेडिंग है और ये मेरा क्या है, पैराग्राफ। ये तो सबको पता है। ठीक है जी, ये मैंने अपना एक पैराग्राफ भी बना लिया और ये मैंने एक हेडिंग भी लिख ली। अब इसको ज़रा देखते हैं कि कैसा दिखा। बिल्कुल परफेक्ट जैसे दिखता है, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और H1 लगाते हैं और हम लोग एक और पैराग्राफ लगा देते हैं। अब हमारे पास दो हेडिंग्स हैं और दो पैराग्राफ्स हैं, पहला ये, दूसरा ये। ठीक है, अब मुझे इसको कोई चीज़ इसके साथ, अभी कलर हमने पढ़ी है, अभी तक आपने कलर पढ़ी है, बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन मैं कलर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आपको समझ आ रही है। ठीक है, ताकि आप सिलेक्टर पे ध्यान दें, प्रॉपर्टीज़ पे फिलहाल ध्यान ना दें। तो मैं चाहता हूँ यार इसका जो कलर है ना CSS सिलेक्टर का, इसका कलर हम ब्लू कर लें। ठीक है, और जो दूसरी वाली हेडिंग है ये, इसका कलर हम लोग ग्रीन कर लें। ठीक है, अब वही वाली बात है कि अब ये कैसे होगा। अब एक तरीका जो मैंने पहले इस्तेमाल किया कि मैं पहले H1 पे कोई ब्लू कलर लगा दूं, फिर मैं इस पे आके पेन लगा के इसका कलर बदल दूं। एक तरीका ये है, लेकिन जैसा मैंने बताया ऐसा काम होता नहीं। तो काम कैसे होता है नहीं, वो बात एक ही हो जाएगी, फिर आप नीचे और डिव देते जाएंगे और डिव देते जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने सिलेक्टर की दूसरी किस्म एक लिखी है जिसका नाम क्या है, ID सिलेक्टर। अब ये लगती कैसे है, अब देखें, मैं जब ये पढ़ा रहा था तो यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट्स की बात की थी, सबको याद है। एट्रीब्यूट्स का लिखने का तरीका भी सबको मालूम होगा। अब तो इतनी दफ़ा लिख लिया है, इतनी दफ़ा लिख लिया है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हाँ, जो बच्चों ने लास्ट टाइम एक क्लास ली है पूरा, तो उनके अंदर तो अंडा घोटाला बन गया होगा, वो जाहिर सी बात समझ आती है। लेकिन जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये एट्रीब्यूट लिखते कैसे। तो हर टैग HTML का जो टैग आप देखेंगे उसके अंदर एक टैग है वाहिद जो लग सकता है, बल्कि दो हैं, ये पहला अभी हम देख रहे हैं। तो ये टैग को ये एट्रीब्यूट लग सकता है, उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, हर HTML के टैग में ये लग सकता है, हर HTML के। सही है, तो इस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, ID। अब एट्रीब्यूट लिखने का तरीका आप सबको पता था। मैंने बोला कि एट्रीब्यूट ID लिखना है, तो आपने ID का नाम लिखा, इक्वल्स टू लगाया और ये कोटेशन मार्क्स दे दिए। ये ID का लिखने का तरीका है, ये मैंने बार बार समझाया है। ठीक है, अब ये ID क्या होती है, जिस तरीके से आप सारे बच्चे बैठे हैं तो आप सबका एक NIC है। सही है, जो 18 साल से कम है उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जो चलें बड़े हो गए हैं उनकी, तो उनका एक NIC नंबर है।
अब NIC नंबर की एक ख़ास बात क्या है कि मेरा NIC पूरे पाकिस्तान में किसी और के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। हम जो नादरा इदारा है वो हम सबको पहचानता है ऐसे उस नंबर से, ठीक है, क्योंकि वो सबका एक अलहदा नंबर है। तो ये इसको हम कहते हैं ID। ये आपको प्रोग्रामिंग में बार बार दिखेगी। डेटाबेस में हम इसको UID कहते हैं, U एक एक्स्ट्रा लगा देते हैं। वैसे U का मतलब होता है यूनिक ID, और यूनिक का मतलब है कि जो इसके जैसा और कोई यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ID सबकी पहली बात तो अलग होनी चाहिए। आप दो चीज़ों की एक ID नहीं रख सकते। पहली बात तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि आप अब इसको ऐसे याद रखेंगे कि ये ID क्या है, जैसे आपका NIC। तो आप बेसिकली इस HTML के टैग को क्या दे रहे हैं, उसका एक NIC नंबर दे रहे हैं कि मैं इस टैग को कैसे पहचानूंगा, ठीक है। अब मैं इसको ID देता हूँ। ID आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है। बल्दिया टाउन लिखना चाहें वो भी लिख दें, कोई मसला नहीं है। बल्दिया टाउन 1, बल्दिया टाउन 2, 3, 4 जितना आपको ले जाना जाए। अभी मेरा तरीका क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि मैं ID किसको दे रहा हूँ। मैं ID दे रहा हूँ H1 को, तो H1 बेसिकली हेडिंग है, तो मैं इसको दूंगा हेडिंग 1। मैंने 1 क्यों दिया, क्योंकि मेरे पास हेडिंग दूसरी भी है, और मैं हेडिंग वो ID को ज़्यादा बदलता नहीं हूँ, फिर याद रखने में मुश्किल हो जाती है, सही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बताता है चलेंगे साथ में। और एक और इसको लिखने का तरीका होता है कि जब आप प्रोग्रामिंग में इसके साथ कोई और आपको लफ्ज़ लिखना है, जैसे हेडिंग टेक्स्ट, तो आप हमेशा इसका पहला लेटर बड़ा रखते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये इसको हम कैमल केस कहते हैं। ये प्रोग्रामिंग में बाकायदा एक कन्वेंशन है, इसका नाम है, इसको हम कैमल केस कहते हैं, ठीक है। जो आपको एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स होंगे उनके कोड में आपको हमेशा ID, क्लासेस या दूसरी कोई भी चीज़ जो है वो कैसे लिखी हुई मिलेगी, कैमल केस में। कैमल केस बहुत आसान है कि पहले का जो लेटर होता है वो छोटा होता है, उसके बाद जो नया लफ्ज़ स्टार्ट होगा उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाता है, तो ये कैमल केस कहलाता है। एक ये कन्वेंशन है, और एक दूसरी कन्वेंशन है जिसमें पहला इसका लेटर भी बड़ा होता है, इसको हम पास्कल केस कहते हैं, ठीक है। ये दो लिखने के तरीके हैं। पास्कल केस कुछ ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, और ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा यूज़ जिसका है वो है कैमल केस। ये आपको एक तरीका छोटा सा बता रहा हूँ, जो कि एक आपको जब आप इंशाल्लाह किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाएंगे, किसी टीम के साथ काम करेंगे, तो जब वो आपका कोड पढ़ेंगे तो उनको पता होगा कि आपको कन्वेंशंस मालूम है कि कोड लिखना कैसे है, ठीक है। काम हो जाए वो एक आधा किस्सा है, वो 50% काम होता है कि काम हो गया। उसके बाद उस कोड को दिखाने लायक बनाना एक अलग बात है, सही है। कमेंट्स डालना, उसको सफाई करना, अगर एक चीज़ 2 बार लिख दी है तो उसको क्लीन करना, तो उसको ये सारी हम रेट्रोफिटिंग कहते हैं इसको, सॉरी रीफैक्टरिंग, रेट्रोफिटिंग कुछ और चलाइए, रीफैक्टरिंग हम इसको कहते हैं। रीफैक्टरिंग एक पूरा प्रोसेस होता है जब आपका कोड चल जाता है, आप उसके बाद करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस बना लेंगे, आप लिखेंगे ही ऐसे, तो आपको ज़्यादा मुश्किल ही नहीं होगी बाद में, ठीक है। तो हम इसको देते हैं हेडिंग 1। अब ये चीज़ क्या है, ये भी सिलेक्टर है। अब हम टैग सिलेक्टर लिखते थे तो सिंपल हम HTML का नाम लिख देते थे, ठीक है, ये करते थे। अब ID की पहचान है, हमें CSS को बताना है कि अब हम जो चीज़ लिख रहे हैं वो क्या है, ID है, वो टैग नेम नहीं है। तो हम उसको बताने के लिए क्या कहते हैं, हम एक हैश शुरू में लगा देते हैं, इसको हम हैश कहते हैं। और ये हमेशा शुरू में अगर आपको दिख गया तो आप समझ जाएंगे इसके आगे जो चीज़ लिखी है वो क्या है, ID है। अब मेरी ID क्या है, हेडिंग 1, तो मैंने हैश हेडिंग 1। अब इसका कलर येलो हो गया, इसका मतलब है कि CSS ने इसको पहचान लिया है कि ये ID है, ठीक है। अब ये कन्वेंशन तो आपको मालूम है कि मुझे सिलेक्टर लिखना है, ब्रैकेट खोलना है और ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बीच में मुझे स्पेस देना है, और यहाँ पे मैं अपनी प्रॉपर्टी लिखूंगा। प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी तक एक ही बताई है, और वो है कलर। हम कलर इसको दे देते हैं, कौन सा दें, इंडिगो दे देते हैं। अब कलर इंडिगो आ गया, और किस पे लगा है, ये ID पे, किसी HTML टैग पे नहीं लगा। और ये ID किसके पास है, H1 के पास। तो हम पीछे जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो गया, हमने इस्तेमाल क्या किया, ID। अब आते हैं इसके पैराग्राफ पे,
इसके पैराग्राफ पे भी मैं क्या दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि हम HTML के हर टैग को आईडी का एट्रीब्यूट दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ पैराग्राफ पैरा1 दे देते हैं। ठीक है, अब हैश पैरा1। ठीक है, हैश कभी भी मत भूलिएगा, हैश भूलेंगे तो उसको लगेगा ये क्या है, ये टैग है। समझ रहे हैं, हैश के बगैर वो टैग समझता है, हैश लगाएंगे तो वो आईडी समझता है, तो आप उसको एक पहचान बताते हैं। तो पैरा1 इसका मैं कलर देता हूं ब्लू। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का कलर आईडी के थ्रू चेंज हो गया है। सही है। इसी तरीके से मैं दूसरा वाला जो H1 है इसको भी एक आईडी देता हूं, और जो दूसरा वाला P है इसको भी हम एक आईडी देते हैं। इसको हम अब हेडिंग 2 देंगे और इसको पैरा 2 देंगे। अब देखिए, हेडिंग 1 और हेडिंग 2 देने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमारी कन्वेंशन बन गई है। सही है, अब मुझे उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं CSS पे जाऊंगा, मुझे याद होगा कि हेडिंग 1 होगा, कि हेडिंग 2 होगा, कि पैरा 1 होगा और पैरा 2 भी होगा। तो मज़े की बात है कि हम यहाँ पर आकर ये हैश हेडिंग 2 कलर और ये ब्राउन। ठीक है, तो ये ब्राउन हो गया। अभी काम करते हैं कि इसको ज़रा चेक करते हैं कि कहता क्या है। मैंने ये हटा दिया। ठीक है, अब मज़े की बात है कि देखिए ये येलो है और ये वाइट है। तो इधर से ही आपको पता लग रहा है कि इसको अब ये पहचान में नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये VS कोड बेसिकली आपको बता रहा है। तो VS कोड को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आपने दिया क्या है, क्योंकि वो हर चीज़ का कोई ना कोई कलर रखता है। ये बात तो आपने नोटिस की होगी, वो जिस चीज़ को पहचानता है वो उसको कोई ना कोई एक कलर देता है। अब आप एट्रीब्यूट को देखें, वो उसको लाइट ब्लू देगा, टैग को देखेंगे वो डार्क ब्लू देगा। अब ये उसकी पहचान है। अगर आप एट्रीब्यूट गलत लिखेंगे तो उसको लाइट ब्लू कलर नहीं आएगा। अगर आप टैग गलत लिखेंगे तो टैग को वो ब्लू डार्क ब्लू कलर नहीं आएगा। तो इसके कलर्स आप प्रैक्टिस कर करके आपको दिमाग में बैठ जाते हैं। फिर आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आप कोई भी गलती कहीं पे करेंगे तो वो कलर जो उल्टा आएगा ना, तो आप वहीं पे देख लेंगे कि यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि इसका कलर वो नहीं है जो आना चाहिए था। ठीक है, वो बेचैनी सी एक महसूस होती है, यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो अब इसका हम हेडिंग को H1 रखते हैं और नीचे आते हैं और इसको हम पैरा 2 को भी कुछ ना कुछ कलर दे देते हैं। ठीक है, तो हमें देख रहा है कि अब हम बड़े आसानी से किसी भी टैग को कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मैं जितने अब मेरे पास आप 100 ले आए, 150 ले आए, जिस किस्म के टैग ले आए, मैंने इसको क्या करना है, आईडी लगानी है और उस पर काम कर देना है, तो कहानी आसान हो गई। ठीक है, तो ये कौन सा सिलेक्टर था हमारा, आईडी सिलेक्टर। हाँ 8 बज गए हैं, तो आप नमाज़ पढ़ के आ जाइए। फ़र्ज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि आज पहली क्लास को थोड़ा डिले हो गया, ताकि हम आज का जो थीम है उसको कवर कर लें। सही है, बहुत शुक्रिया।
अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ज़रा तवज्जो से सुने। आप अगर व्हाट्सएप के ग्रुप पे नहीं हैं तो पीछे आज जाके उनको अपना नंबर लिखवाएं और उनको कहें कि हमें व्हाट्सएप के ग्रुप पे ऐड कर दें, ठीक है? या उनको बोलेंगे हमारे नंबर्स लिख दें ताकि वो व्हाट्सएप के ग्रुप पे ऐड हो जाएं। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ये आज जाके काम करेंगे, सही है? लॉजिकल थिंकिंग वाला नहीं है, दूसरा है वेब एंड ऐप 2 का। और आई थिंक कुछ न्यू स्टूडेंट्स आए जिनकी वजह से सीट्स का थोड़ा इशू हो रहा है, तो जो बच्चे अगली बार पहले पहले आएँ वो सीट्स यहाँ से उठा लें आगे से, ठीक है? क्योंकि बाद में यहाँ से ले जाना थोड़ा मुश्किल है। तो जो बच्चे शुरुआत में आए तो वो पीछे से सीट ना उठाएं, वो आगे वाली उठा लें सारी, सही है? तो हम आगे बढ़ते हैं दोबारा। ठीक है। तो हमने पढ़ा हेडिंग, सही है? अब हम एक काम करते हैं, इस हेडिंग 1 को हमने क्या दिया था? आईडी दी थी और पर्पल कलर का इसको कलर दे दिया था। एक काम करते हैं, हमने अब 2 तरह के सिलेक्टर पढ़ लिए, एक तो टैग नेम और दूसरा आईडी सिलेक्टर। तो ये हमारा हेडिंग 1 है, इसको हमने दिया हुआ है पर्पल, करेक्ट है? ये हमने पर्पल दिया हुआ है। इसको अगर मैं यहां पे लिखता हूं H1, अब ये आप वाली बात है यार, ये पीछे वालों को दिखेगा नहीं, पीछे वालों को दिखेगा नहीं। तो हम बात कर रहे थे इसकी, तो अभी हम कर ये रहे हैं कि ये हमारी आईडी है और हम H1 को क्या लगा रहे हैं? एक टैग नेम भी लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि मुकाबला दोनों का होगा। H1 बोलेगा मेरा कलर लगाओ, आईडी इसकी बोलेगी मेरा कलर लगाओ। तो ज़रा देखते हैं कि कौन जीतता है, सही है? सिंपल, याद नहीं रखते कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ बनाई। अब यहाँ पर हम इसको कलर देते हैं, रेड कलर है ये, वैसे थोड़ा पिंकिश शेड है। तो अब हमने ये चीज़ दे दी, पीछे चलते हैं, देखते हैं कि जी इफेक्ट क्या आया। क्या ये बदला? नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे ताकतवर अगर कोई आपका सिलेक्टर है तो वो कौन है? आईडी। और इसकी वजह है, वजह क्या है कि आईडी सिर्फ एक की है, सही है? यहाँ पे यूनिकनेस को वो देखता है, वो उसको बिला वजह ही उसने नहीं बोल दिया है कि आईडी को सबसे ज़्यादा कर दो फिर टैग नेम को बाद में करो, नहीं, उसने वजह बताई है। उसने बोला है कि भाई आईडी हर एलिमेंट की अलहदा है। तो अगर आपने एक आईडी को कोई चीज़ दी है तो इसका मतलब है आपने मखसूस उस चीज़ के लिए ये लिखा है, तो वो उसको ज़्यादा अहमियत देगा बजाय उसके जो आपने सबके लिए लिखा है, ठीक है? किसी दावत में देखा है कि एक देख खुलती है सबके लिए और एक खुलती है कुछ खास बंदों के लिए। तो यहाँ पे वाला चीफ गेस्ट, यहाँ पे ये वाला कहानी है कि क्योंकि आईडी क्या है, वो उस मखसूस बंदे की अब अहमियत है, ये सिर्फ उसकी बात हो रही है, तो उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट है। आईडी देना लाजमी है? नहीं, आपको जहाँ ज़रूरत पड़े आप वहाँ दो। अगर हम 3 टैग्स बना लें, हाँ, बना लें, हाँ, एक को ऑफिस वाले को आईडी ना दें, बाकी 2 को आईडी दे दें, बिल्कुल दे सकते हैं, चलेगा? बिल्कुल दे सकते हैं। आईडी देना ना देना आपका खुद का जजमेंट है। आप खुद सोचेंगे कि यार यहाँ पे मुझे आईडी देनी चाहिए या नहीं, या मुझे इसकी ज़रूरत भी है या नहीं। अगर मुझे इसका कलर नहीं बदलना था तो मैं इसको क्यों देता, सही है? तो ये हमारा अपना ज़ाती एक डिसीजन होता है कि हम इसको कैसे लेके चलते हैं। अब लेकिन ये एक मसला बनेगा। मसला क्या बनेगा कि देखें यहाँ पर अब एक बड़ा मज़ेदार एक केस बनाते हैं। मैं हेडिंग डिलीट, वो पैराग्राफ डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? जस्ट हेडिंग है
तो हमारे पास दो हेडिंग है, एक और हेडिंग है हमारे पास HTML एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 हेडिंग है और हमें पता है कि इसके कलर्स क्या क्या आएंगे। पहले वाले का कलर पर्पल आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी आईडी पे लगा हुआ है। ठीक है, और ये पैरा वैरा अभी लगे हुए हैं लेकिन ये किसी काम के नहीं है क्योंकि इनका मैंने टैग ही उड़ा दिया है। और ये हेडिंग 2 ब्राउन है, बिल्कुल ब्राउन है। ये रेड क्यों हुआ? H1 लगा हुआ है, इस पे मैंने कोई आईडी नहीं दी लेकिन H1 लगा हुआ था तो इसने ऑटोमेटिकली इसको रेड कर दिया। ठीक है, अब मसला ये हो सकता है कि कोई एक मखसूस काम है जो आपको 2 हेडिंग्स पे या 3 हेडिंग्स पे या 5 हेडिंग्स पे करना है लेकिन सब पे नहीं करना। ठीक है, अब मसला क्या बनेगा कि आप हर टैग को एक आईडी दोगे, उस आईडी में वो काम करोगे, फिर आप दूसरे को आईडी दोगे, फिर उसका काम करोगे। हालांकि 5 टैग्स को हमने काम एक ही करवाना है लेकिन मजबूरन हमने सबको आईडी देनी पड़ रही है क्योंकि वो कितने टोटल समझ लें 10 टैग्स हैं और 10 में से मैंने 5 पे वो काम करवाने, 5 पे काम नहीं करवाना। तो फिर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, जिन 5 पे काम करवाना है उनको आइडिया देनी पड़ेंगी। स्पैन से भी कर सकते स्पैन का वही मसला हो जाएगा ना, 3 स्पैन 5 स्पैन हो जाएंगे, फायदा फिर वही मसला हो जाएगा। फिर वो 2 डेव 3 डेव 4 डेव स्पैन बनाया और जिन 5 को अप्लाई करना वो स्पैन के अंदर आ नहीं, हाँ वो एक तरह से H1 है। मैं कह रहा हूँ कि ग्रुपिंग है यहाँ पर। ठीक है, एक मखसूस ग्रुप है, सिर्फ उसको मुझे हिट करना है जाके सीधा। ठीक है, अब ये इशू कहाँ पे हो सकता है? अब स्पैनिंग में यही मसला है कि आप कितनों को स्पैन करेंगे। मसला इधर एक और स्पैन में बड़ा हो जाएगा कि एक H1 कहीं और लिखा हुआ है, दूसरा H1 कहीं और लिखा हुआ है। अब दोनों को आप एक स्पैन के अंदर कैसे डालेंगे? स्पैन को आईडी नहीं दे सकते। स्पैन को आईडी दे सकते हैं लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपका पूरा कोड HTML का लिखा हुआ है। आपका पहले हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, फिर फॉर्म है, फॉर्म के बाद एक और हेडिंग है। समझ रहे हैं? अब आप इस पूरे को अगर स्पैन के अंदर डालेंगे तो सारे के सारे अंदर जो उसके कोड है, सबका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, जो आप लगाएंगे। सर उससे एक स्पैन को हेडिंग दे देंगे कोई। क्या हेडिंग देंगे? स्पैन को हेडिंग दे देंगे, आईडी। आईडी तो हम दे सकते हैं, मेरे कहने का मतलब देखें क्या है। सब पे आ जाएगा ना। हाँ सब पे आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, अब देखें मैं इसको वापस लाता हूँ, आप ये बात थोड़ी कंफ्यूज कर रहे हैं। अब देखें ये मेरे पास एक हेडिंग है, दूसरी हेडिंग है और ये पैरा है। अब एक काम है, फर्ज करें ज़्यादा नहीं लिखते, एक काम है हमें इन दोनों पे लगाना है। ठीक है, बल्कि अब ये करूँगा फिर आप बोलोगे कि सर H1 भी तो लगा सकते थे, तो हम तीसरा बना ही लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको हेडिंग 3 दे दी और इसको हमने पैरा 3 दे दिया और ये 1 2 3 जो भी है थोड़ा अलग कर लिया। ठीक है, अब मसला क्या है, लेकिन ये हेडिंग 3 जो है ना इन दोनों के बीच में लिखा हुआ है। अब ये मैटर करता है, क्यों? क्योंकि जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पे कोड लिखेंगे उसी सीक्वेंस पे आपको यहाँ पे दिखेगा। पहले CSS प्रैक्टिस दिख रही है, फिर ये प्रोग्रामिंग 1 2 3 4 दिख रहा है, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग दिख रहा है। अब मुझे कोड ऐसे ही चाहिए, कोड मैंने सही लिखा है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे एक काम करना है जो पहले वाले पे हो, इस पे हो, आखिरी वाले पे हो, लेकिन बीच वाले पे ना हो। अब आप स्पैन कैसे लगाओगे? अब आप स्पैन लगाने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्पैन लगाने के लिए तो मैं यहाँ पे स्पैन बनाऊंगा, इसको मुझे रैप करना चाहिए उन सब के अराउंड जिनका मुझे कलर बदलना था। तो मुझे तो मजबूरन इन सबको करना पड़ेगा क्योंकि एक मेरा टैग ऊपर है और एक मेरा टैग नीचे है, हो जाएगा आगे पीछे हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम ये वाली टेक्निक तो नहीं मार सकते कि जी स्पैन को एक दफ़ा कर लो। अब स्पैन में भी और मसला है। सर 2-3 हेडिंग की एक आईडी बना सकते हैं? नहीं, सर ये जितनी भी हेडिंग है इनमें H1 ही फार्मूला यूज होगा। H1 ही होता है, ये HTML है। सही है, तो अब ये इशू कैसे सॉल्व होगा? ये CSS का एक और सेलेक्टर अब आपको पढ़ना है, ये उससे सॉल्व होगा। होता क्या है कि ये देखें मसला है, फिर उसको हल करने के लिए एक उन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है। सारी प्रोग्रामिंग में यही सिस्टम चलता रहता है
कि आपके पास एक मसला आता है, फिर उसका एक हल आता है। ठीक है, अब आपका पहले आपने पढ़ा, पहला आपको सिलेक्टर उसने बताया कि टैग का नाम लिख लो और जो मुझे चीज़ बदलनी है वो मुझे बता दो, मैं बदल दूंगा। बेहतरीन, काम ख़त्म। ठीक है, लेकिन उससे मसला क्या हुआ, अब 2 H1 आ गए, अब क्या करें, दोनों पे लग गया। तो उसने हमें तरीका कौन सा बताया, आईडी सिलेक्टर। अब हमारे पास हम और बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाने लगे, तो हमारे पास एक और मसला आया कि हमें 5, 6, 10, 15 चीज़ों का एक ही काम करना है। अब मैं हर किसी की आईडी दूं और हर किसी का अलग अलग CSS लिखूं, ऐसे तो मेरी CSS की फाइल पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ऐसे जब एक ही चीज़ करनी है 5, 6 पे, तो मैं क्यों, एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि मैं 5, 6 को हिट कर सकूं। अब वो भले 5, 6 में एक हेडिंग हो, एक पैराग्राफ हो, एक टेबल हो, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मुझे बॉर्डर देना है, बॉर्डर किस किस को देना है, मुझे हेडिंग को भी देना है, बॉर्डर मुझे पैराग्राफ को भी देना है, और बॉर्डर मुझे एक टेबल को भी देना है। लेकिन एक हेडिंग नहीं है, एक पैराग्राफ नहीं है, एक टेबल नहीं है। तो ये काम कैसे होता है, ये काम होता है हमारे पास क्लास सिलेक्टर से। ठीक है, अब देखिए मसला क्या है। हमने पहले कौन सा पढ़ा, टैग, फिर हमने क्या पढ़ा, आईडी, और तीसरा क्या है, क्लास सिलेक्टर। अब क्लास सिलेक्टर कैसे काम करता है, जिस तरीके से आपने एट्रीब्यूट दिया था आईडी, सही है, इसी तरह से एक और एट्रीब्यूट आता है, उसका नाम क्या है, क्लास। और ये एट्रीब्यूट आपको पता है कि आप एक ही टैग पे एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। जैसे कि आप लोगों ने अगर याद हो तो हम लोगों ने href पे जो a होता है उसमें हम href होता है, एक एट्रीब्यूट होता है, सही है। उस href के साथ साथ हम क्लास भी लगा सकते थे, आईडी भी लगा सकते थे। तो एट्रीब्यूट एक टैग के अंदर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। आपको बस याद होना चाहिए कि ये लिखना कैसे। आपको अगर मैं पूछूँ कि एट्रीब्यूट लिखना आता है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर आपको XYZ कोई भी बंदा आगे बोल दे यार ये एट्रीब्यूट लगा दो, आपको मसला नहीं होगा, सही है। तो अब हमने इसको आईडी दी हुई है, अब हम इसको एक एक्स्ट्रा यहाँ पर एक और चीज़ बता देते हैं। और क्या बताते हैं, क्लास। अब क्लास बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे आपकी क्लास है, ठीक है। अब आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सबका एक एक अलग से NIC है, अलग से पहचान है, किसी के नहीं भी है। जो 18 साल छोटा है, आईडी ऐसे ही हो सकती है, किसी टैग में हो सकता है आईडी हो, किसी में ना हो, लेकिन आप सब एक क्लास का हिस्सा हैं, ठीक है। और आप क्या पढ़ रहे हैं, वेब एंड डेव। तो ये वेब एंड डेव है, ये आप सब में क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब ये आप सबकी प्रॉपर्टी है कि आप सब किस क्लास में, वेब एंड डेव। तो जो भी चीज़ पढ़ाई जाएगी वो आप सबको पढ़ाई जाएगी। इसी तरीके से ये क्लास का एट्रीब्यूट काम करता है। आईडी में एक हम आईडी देते थे जो सिर्फ इस एलिमेंट की है। क्लास में हमें क्लास दे सकते हैं, कुछ भी जो हम लिखना चाहें वो, लेकिन एक से ज़्यादा पे लग सकती है। अब जैसे क्लास में मैंने लगाया, इसमें नॉर्मली यहाँ पे हम आईडी उसको देते थे, उसका आपको एलिमेंट का नाम बता देते कि इसमें होगा क्या, ठीक है। क्लास हमेशा हम नाम वो देते हैं कि जो हमें इसमें करना है। अब जैसे फॉन्ट इंक्रीमेंट, मैंने इसको क्लास क्या दी, फॉन्ट इंक्रीमेंट। ये मेरी मर्जी है, आप ABC दे दें, आप बल्दिया टाउन दे दें, आप सफ़ा दे दें, अपना नाम लगा दें, वेब एंड डेव दे दें, सही है, कोई टेंशन नहीं। आप जो चीज़ लगाना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या दिया है, क्योंकि मैं क्लास हमेशा वो देता हूँ जहाँ पे मुझे पता हो कि इस क्लास में हो क्या रहा है, समझ रहे। अब ये आपको बता रहे करेगा क्या, फॉन्ट को इंक्रीज करेगा। अभी ये किस पे लगा हुआ है, सिर्फ एक टैग पे लगा हुआ है। तो हम करते क्या है, पहले इसको लिखते हैं। जी बोले, हमने आईडी की तरह इसको अलग-अलग टैग्स पे लगाना पड़ेगा। हाँ, लगाना सब पे पड़ेगा जिस पे आपको काम करवाना है, लेकिन नाम एक होगा। अभी वो हम देखते हैं, अभी हम देखते हैं इसको। हम ऐसे टैग लिखते थे, सही है, टैग सिलेक्टर हम ऐसे लिखते थे कि जो हमारा HTML का जो टैग है उसका नाम लिख दिया हमने,
ऐसा ही था, ठीक है। और हमने फिर आईडी पढ़ी, तो जब हमने आईडी पढ़ी तो हमें पता लगा कि यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, हैश। लेकिन ये आईडी तो नहीं है ना, ये टैग है, ये क्या है, क्लास। और ये पहचानी जाती है डॉट से, डॉट से। तो जब आप डॉट लगाएंगे तो वो CSS समझ जाएगा कि आपने क्या लगाया, क्लास लगाया है, ठीक है, सही है। इसमें हम एक प्रॉपर्टी दे रहे हैं। अगेन ये आप लोगों को अभी ये चीज देखने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, सही है, इस पे हम आएंगे। अभी आपको ये समझने की जरूरत है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और ये किस लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आज क्लास का मुद्दा ये है, ये नहीं। मैं फॉन्ट साइज इस पे लगा देता हूँ, मैंने इस पे एक क्लास लगा दी और उस क्लास पे मैंने इसका फॉन्ट इंक्रीज कर दिया। CSS में अगर किसी को नहीं पता तो फॉन्ट हम इस चीज को कहते हैं जो हमारे लफ्ज लिखे हुए हैं। जो भी चीज हम HTML के अंदर लिखते हैं उसको बेसिकली हम बोलते क्या है, फॉन्ट। अब फॉन्ट का साइज भी हो सकता है, फॉन्ट का कलर भी हो सकता है, फॉन्ट का स्टाइल भी हो सकता है, वो सब आएंगे जब CSS हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने इसका जो मैंने क्लास का नाम रखा था, मैंने वही काम किया कि मैंने इसका फॉन्ट इंक्रीज कर दिया। लेकिन ये क्लास अभी सिर्फ एक पे लगी थी, तो काम किस पे हुआ, एक पे। अब जरा आते हैं, ये बीच छोटा सा नीचे पैराग्राफ दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको जरा नीचे जाते हैं। ये पैराग्राफ दिख रहा है आपको। अब एक काम करते हैं, इस पे भी क्लास लगा देते हैं, ठीक है। और वो क्लास कौन सी है, फॉन्ट इंक्रीमेंट, सही है। ये मैंने क्लास कॉपी की, क्लास का नाम, और मैं पैराग्राफ पे गया तो ये रहा पैराग्राफ, ठीक है। ये पैराग्राफ है P। इस P पे मैं दे देता हूँ क्लास का एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट अब लगाना तो सबको पता होगा। मैंने एट्रीब्यूट लगाया क्लास इक्वल्स टू और कोटेशन मार्क्स, ये एट्रीब्यूट लगाने का तरीका है। और इसके बीच में मैं उस क्लास का नाम लिख दूंगा। अब जरा नोट कीजिएगा कि मैंने इस पे सिर्फ क्लास लगाई है, अब इसके पीछे मैंने दोबारा कोई चीज नहीं लिखी। ये बात समझ आ रही है। CSS में मैंने एक ही चीज लिखी है, मैंने दोबारा कोई और चीज नहीं लिखी। आईडी में हमें क्या करना पड़ रहा था कि पहले मैं आईडी लगा रहा था, फिर मैं CSS में जा रहा था, फिर उस आईडी के साथ मुझे क्या करना है मैं वो लिख रहा था। लेकिन इसमें अभी दूसरे वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वो क्लास लगा रहा हूँ। अब जरा इसको सेव करते हैं, दूसरा पीछे नोट कीजिएगा उसके साथ क्या होता है। तो ये आपका जो पैराग्राफ है इसका साइज बड़ा हो गया, सही है। अब क्लास ये चीज नहीं देखती कि आप कौन से टैग पे लगा रहे हैं, क्लास सिर्फ ये देखती है कि आपने इस टैग पे लगाया और इस क्लास के अगेंस्ट में काम कौन सा हुआ है। बात समझ आ रही है। अब इसमें मैंने कौन सा लगाया था कि इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो। मैंने पहले क्लास किस पे लगा दी, हेडिंग पे, तो हेडिंग का साइज इंक्रीज हुआ। फिर मैंने किस पे लगा दी, पैराग्राफ पे, तो पैराग्राफ का साइज इंक्रीज हुआ। पूरे पेज में आप ये क्लास जहां जहां लगाएंगे उस चीज पे यही इफेक्ट आएगा, सही है। इस सेम चीज उसके साथ हो जाएगी। तो क्लासेस हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। आईडी से ज्यादा मजे की बात है क्लासेस इस्तेमाल होती है। उसकी वजह ये है कि हम लोग एक काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं भाई इसका कलर क्या करना है, ब्लू करना है, हाँ मेरी क्लास लिखी हुई है, मैंने वो क्लास लगा दी, उसका कलर ब्लू हो गया। मैंने एक लगा दिया कि मुझे इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है, एक क्लास के में लिख दिया। वो इवन हम लिखते भी पहले हैं, ज़्यादातर लगाते बाद में। फिर अब मुझे दिमाग में आ रहा है इसको बड़ा होना चाहिए, मैंने जाके उसको सिर्फ क्लास लगा दी, वो इंक्रीज हो गया, तो काम जल्दी जल्दी हो गया। सर ये हमने इंक्रीमेंट लगाया तो ये साइज तो मतलब बहुत बड़ा है, इस तरह नहीं हो सकता कि 8, 10, 12? नहीं, वो ये मैंने तभी कहा कि अभी आप सिलेक्टर पे थोड़ा गौर करें, ठीक है। ये जो मैंने चीज़ की है ये सिर्फ आपको समझाने की, ताकि बहुत बड़ा एक इफेक्ट आ जाए, ताकि आप लोग देखें कि हाँ ये हुआ, कुछ ना कुछ हुआ। अब मैं थोड़ी सी इंक्रीमेंट करता है ना तो पीछे वालों किसी को नहीं दिखता, किसी को दिखता। अभी इतना बड़ा हुआ है कि किसी ना किसी सबको ही दिखा होगा। सर जैसे एक ये बहुत बड़ा या बहुत छोटे को ना, जैसे लिखो 6 कर लें, 8 कर लें, 10, जैसे राइटिंग में इसका आपको बहुत बेहतरीन किस्म का कंट्रोल मिलता है। आप इसको जितना करना चाहें साइज आप कर सकते हैं। आप इतने से इतना भी कर सकते हैं, आप इतने से इतना भी कर सकते हैं, जितना भी दिखता है वो आपके हाथ में।
लेकिन वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि वो कैसे होगा। उसके बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका भी नहीं है, लेकिन हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो चीज़ ज़रूर पढ़ेंगे। तो अब आपने क्लास सिलेक्टर पढ़ा, ऊपर आते हैं तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ना शुरू किया, सिलेक्टर की टाइप्स। और सिलेक्टर होता क्या है CSS में, जो कि यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। और सिलेक्टर हमें बताता क्या है कि हमें जिस HTML टैग पे कोई काम करना है वो किधर है, बस कहाँ है। ये बहुत सारे लोग बैठे हैं, मुझे एक बंदे से काम है तो मैं उसका नाम लेके उसको पुकारूंगा, सही। हम इंसानों में ये आदत है, तो हम एक बंदे का नाम लेते हैं, हम उससे मुखातिब होते हैं। अब CSS को कैसे पता लगेगा कि मुझे किससे बात करनी है या किसका कोई प्रॉपर्टी बदलनी है, वो सिलेक्टर है। सिलेक्टर के अब तक आपने कितनी किस्में पढ़ी हैं, 3। पहली किस्म में आप उस HTML का नाम लिख दे रहे थे, H1 है तो उधर भी H1, P है तो उधर भी P, सही है, स्पैन है तो उधर भी स्पैन, जो भी आपका उसका HTML का टैग है आप सिंपल यहाँ से उठा के वहाँ लिख देंगे। दूसरा आपने पढ़ा ID। ID की खास बात क्या है कि एक HTML टैग पे एक ही ID लगेगी, सही है, और वो दूसरी पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ID की किस्म है। तो आप एक ID लगा रहे थे और वहाँ पे उसके अगेंस्ट में जाके HTML लिख रहे थे। फिर आपने पढ़ा क्लास। अब क्लास एक से ज़्यादा पे लग सकती है। अब आपको 15, 20, 25 HTML टैग, भले वो कोई भी हो, वो H1 है, पैराग्राफ है, स्पैन है, डिव है, आपके उसके अंदर लिखी हुई टेक्स्ट का कलर रेड करना है तो आप एक क्लास बनाएंगे, रेड कलर क्लास, उसके अंदर लिख देंगे कि इसका कलर रेड करो, और ये क्लास उठा के उन सबको दे देंगे जो ये स्टैक पे आपको काम करवाना है। अब मज़े की बात है कि क्लास एक HTML टैग पे सिर्फ एक हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। एक HTML टैग पे ही 2 क्लासेस हो सकती हैं, 3 क्लासेस हो सकते हैं, 10 क्लासेस हो सकती हैं, सही है। समझ लेंगे एक क्लास उसका कलर रेड कर रही है, दूसरी क्लास उसका फॉन्ट बड़ा कर रही है, तीसरी क्लास उसको अंडरलाइन दे रही है, चौथी क्लास उसको पेज के बीच में ला रही है, समझ रहे हैं। आईडी भी दे सकते हैं, आईडी भी दे सकते हैं। अब मैंने एक आईडी दे दी कि यार ये बाकी सारे एलिमेंट से थोड़ा दूर रहे, तो ये एक मैंने आईडी के थ्रू कर दिया। क्लास आईडी का भी काम कर सकती है ना? बिल्कुल कर सकती है। एक स्टैंडर्ड तरीका है कि हम क्लास ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आईडी नहीं, क्योंकि आईडी एक सिंगुलर है, एक है, हम उस पर बड़ा लिमिटेड है, हम उसको 2 जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम नॉर्मली, मेरा तरीका ये होता है कि जब मैं कोई पेज लिखना शुरू करता हूँ तो हमेशा सबसे पहले वो चीज़ें लिख लेता हूँ एक क्लास के अंदर जो मुझे पता है कि बहुत सारे एलिमेंट में इस्तेमाल होगी, सही है। अब जैसे कि एक फॉन्ट फैमिली, ये जो लिखने का तरीका होता है, सैंस सेरिफ होता है, सांस होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, मोनोटाइप कोर्सिवा होता है। जिसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल किया है वो ये सब बात समझ रहे होंगे कि इसका एक फॉन्ट होता है। वो फॉन्ट आप ऊपर MS वर्ड से अपनी मर्जी से बदलते हैं कि कभी वो इतना बोल्ड ऐसे करके लिखता है, कभी कभी ऐसे करके यूँ पूरा मिला के लिखता है। तो ये फॉन्ट फैमिली है। तो फॉन्ट फैमिली की फ़र्ज़ करें आपने एक क्लास बना ली, उसके अंदर फॉन्ट फैमिली बता दी कि आप कौन सी फॉन्ट फैमिली चाहते हैं, और वो आपने जाके जिसको आपको वो फॉन्ट फैमिली चाहिए आपने उसको लगा दी, सही है। तो ये HTML, ये CSS सिलेक्टर है। समझ लें कि अभी आप CSS को सिर्फ लगाना सीख रहे हैं, अभी आप एक्चुअली CSS में उतरे नहीं हैं। आप उतरेंगे उस दिन जब मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये पूरा, ये कोई आपके 10-15 टैग्स हैं, इनमें से मुझे इस टैग को ये करना है, उस टैग को ये करना है, तीसरे टैग को ये करना है। तो आप मुझसे बिना पूछे अपना सिलेक्टर दिमाग में सोच लेंगे कि मुझे इस पर क्लास लगानी है, मुझे इस पर आईडी लगानी है, मुझे इस पर टैग नेम लगाना है। ये बात इतनी हो गई। इसके बाद आई थिंक 2 और सिलेक्टर रहते हैं, टोटल 5 है, 2 और सिलेक्टर रहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि पहले उनको ख़त्म कर दें, उसके बाद फिर थोड़ी प्रैक्टिस और एक असाइनमेंट थोड़ा सा दे दें ताकि आपकी इस पर प्रैक्टिस हो जाए और ताकि आपकी CSS थोड़ा आपको समझ में आने लगे। अभी अगर कुछ बच्चों को ऐसा फील हो रहा है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो ये बात याद रखें कि अगर आप CSS लिखने जाएंगे तो हर बार आप एक सिलेक्टर लिखेंगे। ये बात समझ आ रही है कि हर बार आप एक सिलेक्टर लिखेंगे, हर टैग के लिए, हर ग्रुप ऑफ टैग्स के लिए। तो ये चीज़ आपको बार बार करनी ही है। और आप यहाँ पे होता हुआ इतनी दफ़ा देख लेंगे कि अगर आप आंखें बंद करके भी यहाँ बैठे हैं तो आपको वो चीज़ याद रह जाएगी, सही है। अभी तो जस्ट स्टार्ट है, तो शुरुआत में पहला गेयर है, तो थोड़ा हल्के हल्के, फिर हम थोड़ी इंशाल्लाह स्पीड पकड़ लेंगे और आपको खुद को फील होने लगेगा कि हाँ मुझे अब ये बात समझ आने लग गई, ठीक है। पहले बैच में भी ये हुआ था, आपको भी थोड़ा फीलिंग होगी, सही है।
आई थिंक अभी आप लोगों का क्लास का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। कल का क्या क्लास है नहीं कल? कल क्लास है? क्यों, कल क्या चीज़ है?